गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ाई, उसके बाद कूलम्स लॉ के लिमिटेशन पढ़ाए और कूलम्स लॉ के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताई। आज भी हम कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं जो अच्छी स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कंपटीशन के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए, हमारी थिंकिंग ये है कि पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझें, उसके बाद इजी टाइप के क्वेश्चन करें और फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट करें, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट। देखिए, मैं 35 ईयर से इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे MBBS और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग मेरे कंसेप्ट से को ध्यान से पढ़ोगे और इन वीडियोस से जुड़े रहोगे तो आप भी अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करोगे। चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से हम शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, क्या कि दो मेटल स्फीयर हैं और वो दोनों मेटल स्फीयर जो हैं उन पर सेम चार्ज है, सेम मास है, आइडेंटिकल है, स्मॉल है। अब देखिए, जब हम उन दोनों स्फीयर को किसी, ये दो स्फीयर हैं, इनको हमने थ्रेड से बांधा, these are connected by thread, each sphere carry equal charge plus q and mass m। अब देखिए क्या होता है कि अगर इन स्फीयर पर मास चार्ज नहीं होता तो ये दोनों स्फीयर इस तरह से रहते। अब चूंकि दोनों पर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है तो दोनों स्फीयर के बीच में क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस आ गया और दोनों थ्रेड एक दूसरे से सपोज थीटा एंगल बनाने लगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम हर एक स्फीयर पर फोर्स देखें तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, दिस इज वेट mg and this is tension T. Similarly, weight mg and tension T. देखिए, यहाँ ये दोनों स्फीयर इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जहाँ इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों थ्रेड एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं। अब क्या हुआ कि हम इस पूरे सिस्टम को एक सैटेलाइट में ले जाते हैं। अगर हम पूरे सिस्टम को सैटेलाइट के अंदर ले जाएं या किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर ले जाएं या किसी फ्लोटिंग बॉडी के अंदर ले जाएं तो इन तीनों जगहों पर क्या होता है, वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। जब वेटलेसनेस की कंडीशन होती है तो वहाँ mg ख़त्म हो जाता है, यानी वेट तो काम करेगा नहीं। अब क्या होता है कि दोनों थ्रेड इस तरह से हो जाते हैं, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है और टेंशन रहती है। अब दोनों थ्रेड के बीच जो एंगल है दिस इज 180 डिग्री। ये हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था। यानी कि अगर इस तरह के सिस्टम को जहाँ इक्विलिब्रियम है, अगर इस पूरे सिस्टम को हम सैटेलाइट में ले जाएं या किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर ले जाएं या किसी फ्लोटिंग बॉडी के अंदर ले जाएं तो वहाँ वेटलेसनेस की कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि वेट ख़त्म हो जाता है। अब जब वेट ख़त्म हो जाता है तो केवल दो फोर्स बचते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा टेंशन। इस वजह से जो स्ट्रिंग है
दोनों धागे हैं, दोनों थ्रेड हैं, वो कैसे हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं और दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो जाता है। अब मैं आपको इसी से मिलती जुलती एक प्रॉब्लम करा रहा हूं जो IIT में आ चुकी है, ध्यान से उसे देखिए। देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर भी ऐसा ही है कि दो स्फीयर हैं, सेम चार्ज है, आइडेंटिकल हैं और हर एक का वेट W है। W इज इक्वल टू mg। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने इन दोनों को एक थ्रेड से बांधा और इन थ्रेड्स के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर काम करेगी, वेट W डाउनवर्ड, टेंशन T इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इक्विलिब्रियम रीच कर गया। इस समय ये दोनों स्फीयर इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। इक्विलिब्रियम के मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट लें तो वेट W को बैलेंस करेगा। इस तरह से ऑल द कंपोनेंट आर काउंटर बैलेंस, नेट फोर्स इज 0। अब देखिए क्या हुआ कि हम इस पूरे सिस्टम को, यहाँ जो स्फीयर है, हर स्फीयर की डेंसिटी D है, डेंसिटी इज इक्वल टू D, हर एक स्फीयर की डेंसिटी D है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिप करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और डेंसिटी D/2 है। ठीक है, द होल अरेंजमेंट is dipped into a liquid of density D/2 and dielectric constant K, but the angle theta remains same. But the angle theta remains same. Find K. हमें K फाइंड करना है। भाई क्वेश्चन समझ आया आपके? क्या है कि दो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब यानी उनकी रेडियस सब कुछ सेम है, हर एक का वेट W है, चार्ज Q है और डेंसिटी जो है वो D है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों स्फीयर को हमने थ्रेड से बांधा और कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये दोनों स्फीयर जो हैं, दोनों थ्रेड जो हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल बनाने लगते हैं। अब इस कंडीशन में ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिप्ट कर दिया जिसकी डेंसिटी D/2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन ऐसा करने पर थीटा चेंज नहीं हुआ, यानी थीटा सेम रहा। तो हमें क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K। अब देखिए हम इसे देखते हैं। यहां से हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा/2,
दिस इज थीटा बाई टू, दिस इज 90 माइनस थीटा बाई टू, बिकॉज दिस इज राइट एंगल। देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम है तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू काय के बराबर होगा, फोर्स एफ के बराबर। दिस इज cos 90 माइनस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज टी साइन 90 माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू वेट W। साइन 90 माइनस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू टी कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू W। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए बोथ द इक्वेशन आर डिवाइडेड। दिस इज टी साइन थीटा बाई टू अपॉन टी कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई डब्लू। टी कैंसिल, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, दिस इज टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। अब देखिए पूरे सिस्टम को हम एक लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हैं। देखिए जब लिक्विड के अंदर हम डिप करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा इसको देखते हैं। देखिए वेट चेंज होगा, क्यों, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करती है लिक्विड की, ठीक है। तो पता चला कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो W चेंज हो जाएगा। जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया दोनों के बीच में तो फोर्स भी चेंज हो गया। फोर्स मान लीजिए F डैश हो गया, वेट W डैश हो गया और टेंशन भी चेंज हो गया, टेंशन T डैश हो जाएगा। लेकिन ये एंगल अपनी जगह सेम रहेंगे क्योंकि एंगल दोनों थ्रेड के बीच का जो है वो सेम है। तो इसी को देखते हुए सिमिलरली इन लिक्विड के अंदर भी हम इसी को देखते हुए क्या लिख देंगे, टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। बात समझ आई। एफ क्यों चेंज हुआ, डाइलेक्ट्रिक डालने से। एक्चुअली हमने आपको बताया था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो फोर्स कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई बीच का डिस्टेंस तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये एंगल सेम है। अब देखिए W डैश चेंज हो गया, W चेंज हो गया, यानी W डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वेट इन एयर माइनस, देखिए एयर के अंदर वेट क्या है और लिक्विड में डुबाने पर, जब हमने लिक्विड में डुबाया तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट काम करने लगी, तो अपथ्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। तो पहले हम W निकालें। देखिए W बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए अपथ्रस्ट क्या हुई, अपथ्रस्ट हो गई, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अरे भाई किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो तो बदलेगा नहीं। तो वॉल्यूम V डेंसिटी D/2, दिस इज G, ठीक है। अब देखिए VDG की वैल्यू W है तो दिस इज W/2, ये अपथ्रस्ट आ गई। तो नेट वेट
डब्लू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस डब्लू बाई टू, दिस इज डब्लू बाई टू। देखिए वेट ये होता है, दिस इज डब्लू, दिस इज अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट काय के बराबर होती है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो देखिए हमारे पास डब्लू डैश की वैल्यू आ गई डब्लू बाई टू। अब देखिए एफ डैश देख लें हम, एफ हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर। भाई लिक्विड में डुबाने पर आर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसलिए एफ डैश क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश भी हमारे पास है। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे क्या, देखिए हमने दोनों तरफ से टेन थीटा की वैल्यू को बराबर करके, किस टेन थीटा की वैल्यू बराबर कर देंगे टेन थीटा बाई टू की, पहली कंडीशन में टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा बाई टू की वैल्यू है एफ अपॉन डब्लू। दूसरी कंडीशन में टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है, एफ डैश अपॉन डब्लू डैश। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू डब्लू डैश अपॉन डब्लू। डब्लू डैश डब्लू बाई टू है, दिस इज डब्लू, डब्लू डब्लू कैंसिल, तो एफ डैश की वैल्यू हुई 1/2 एफ। अब देखिए एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा, 1/k इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 2। तो पता ही चला कि उस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। ठीक, यानी हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि दो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम चार्ज है, सेम वेट है, ठीक है, उनको हमने दो थ्रेड से बांधा और कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया, और दोनों थ्रेड एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। एक बात आपको और बता दें, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में ही होगी। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर सकती है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लोटिंग बॉडी, अब एक फ्लोटिंग बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होती है, वेट नीचे की तरफ काम करता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करती है, वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वो फ्लोट करती हुई जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, लेकिन अगर मोशन करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से और स्ट्रेट लाइन में। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी हमेशा रेस्ट में ही होगी,
रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, लेकिन अगर मोशन में होगी तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहली कंडीशन से हमने tan θ/2 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हुआ, जब हमने इस पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डिप किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गया ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेट चेंज हो गया ड्यू टू अपथ्रस्ट, टेंशन भी चेंज हो जाएगा क्यों, जब ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन में हमने tan θ/2 की वैल्यू फिर से निकाल ली। अब देखिए W होता क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट क्या होगी, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड V d/2g, ठीक है। तो दिस इज VdGW, तो W/2, तो नेट वेट W कितना, W डैश कितना हुआ, W माइनस W/2 यानी W/2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ से tan θ/2 की वैल्यू को इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने f डैश अपॉन f की वैल्यू निकाली, वो 1/2 आई, f डैश और f की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से k = 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए किसी भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर बेस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें। जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, दैट इज ए चार्ज प्लस स्मॉल q, अनदर चार्ज minus q is revolving in a circle around this charge of radius small r. That is a charge plus q. It is located at point O. Another charge minus capital Q is revolving in a circle of radius r around this charge. हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लगा। अब देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं होता, अदर फोर्स इस फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ये चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इस चार्ज को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इसका मास हमने मान लिया m, यानी कि m मास का ये कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r²। कूलम्स लॉ में चार्जिस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसका अंदर हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r²। अब देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दिस इज mv² अपॉन r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू m
वी स्क्वायर जो है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, इस आर को भी हम इधर लिया है, दिस इज आर क्यूब, आर स्क्वायर को इधर लिया है एम आर क्यूब और एम को भी इधर लिया है, एम हो गया एम आर क्यूब। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ है, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 एम आर क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/t, यानी 2π/t का होल स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। अब देखिए क्यू अपॉन 4πε0 एम आर क्यूब इज इक्वल टू 4π स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर 4πε0 एम आर क्यूब अपॉन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब देखिए जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लेंगे, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर का 2π अंडर रूट 4πε0 एम आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब को मैंने इस तरह से लिखा अपॉन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम चाहें तो 4 का अंडर रूट 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर का आर निकाल सकते हैं, तो दिस इज 4πr, ठीक है। 4 का अंडर रूट 2, आर स्क्वायर का आर, 4πr अंडर रूट πε0 एम आर अपॉन क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। भाई क्वेश्चन समझ आया आपके, क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, इट इज लोकेटेड एट पॉइंट O, अनदर चार्ज ऑफ मास m and charge minus q is revolving in a circle of radius small r। हमें क्या निकालना है इसका, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 4πr अंडर रूट πε0 mr अपॉन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब देखिए हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, सपोज दिस इज प्लस क्यू। आपको ये बता रहे थे कि 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू और प्लस 4q, दीज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस d।
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर अ थर्ड चार्ज Q नॉट बी प्लेस्ड so that it remains in equilibrium. At what point on the line joining the two charges at which a third charge Q naught be placed so that it remains in इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन समझ आया आपके। दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस प्लस Q प्लस 4Q, दीज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D। एट व्हाट पॉइंट यानी इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज Q नॉट रखा जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। देखिए इसमें एक कंसेप्ट आपको समझना है, वो कंसेप्ट ये है कि अब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो थर्ड चार्ज इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अंदर रखा जाता है। सपोज दिस इज अ चार्ज Q नॉट, यानी जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के हों, तो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अंदर रखा जाता है। सपोज दिस इज X, सो दिस डिस्टेंस D माइनस X। अब देखिए क्या होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, दिस इज F1। ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल करता है, दिस इज F2। अब ये F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो यहाँ नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखिए F1 is equal to F2 for equilibrium, F1 is equal to F2, both the forces are equal in magnitude, ठीक है, but opposite in direction। अब F1 की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q नॉट अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। F1 क्या है, यानी कि इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया। F2 क्या है, इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया। अब देखिए दोनों तरफ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q नॉट कैंसिल, Q कैंसिल, दिस इज 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, सो 1/x इज इक्वल टू 2/D माइनस एक्स, 4 का अंडरवुड 2, D माइनस एक्स के होल स्क्वायर का अंडरवुड D माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इज इक्वल टू D माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू D,
x इज इक्वल टू d/3। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड चार्ज है Q0 उसको पहले चार्ज से d/3 डिस्टेंस पर रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखिए इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वो क्या है कि सपोज अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते, अपोजिट नेचर से मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस कंडीशन में जो तीसरा पॉइंट चार्ज हम रखते हैं वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बाहर रखते हैं। दूसरी चीज़ उस चार्ज की तरफ रखते हैं जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलर हो। अब देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास यही दो चार्जेस हैं। सपोज -q एंड दिस इज +q +4q। अब देखिए इस बार दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस d है। अब देखिए, अब एक तीसरा चार्ज इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर जो हम रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, और उस चार्ज की तरफ रखेंगे जो मैग्नीट्यूड में छोटा है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4q और इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो इस बार तीसरा चार्ज Q0 हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F1, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, दिस इज F2। अब अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए F1 बराबर F2। F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज -q ऑन Q0, दिस इज 1/4 pi epsilon naught। Suppose this distance is x, Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए F2 क्या है, 4q की वजह से इस पर लगने वाला 4q चार्ज की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स, तो इस बार जो हम डिस्टेंस लेंगे वो d + x लेंगे। दिस इज 1/4 pi epsilon naught Q0 4q0 अपॉन d + x होल स्क्वायर। 1/4 pi epsilon naught कैंसिल, Q0 कैंसिल, क्या बचता है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/d + x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट लेंगे, दिस इज 1/x इज इक्वल टू 2/d + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d + x इज इक्वल टू 2x, तो d इज इक्वल टू 2x - x इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू d। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसा कोई पॉइंट जिस पर थर्ड चार्ज रखा जाए और वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो पॉइंट उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बाहर मिलेगा और उस चार्ज की तरफ मिलेगा जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलर है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में स्मॉलर कौन है, Q।
क्योंकि ये 4q है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे। देखिए हमारे पास ये चार्ज था +q और ये चार्ज था +4q। जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाता है? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अंदर, Q0 यहाँ रखा जाता है। अब देखिए इस चार्ज ने इसको रिपेल किया, दिस इज F1, और इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, दिस इज F2। अब देखिए अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें, तो अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? इधर शिफ्ट करने से ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो F1 कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास जो था, सपोज ये x था, अब हमने x से इसे बढ़ा दिया तो क्या होगा? F1, ये डिस्टेंस बढ़ने से F1 कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये डिस्टेंस जो थी आपकी वो x थी, तो F1 कितना हुआ? 1/4πε0 Q0/x²। अब देखिए अगर हम इस चार्ज को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू बढ़ेगी। जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो f कैसा हो जाएगा? F1 छोटा हो जाएगा। अब देखिए अब हम F2 को देखें। F2 जो होगा, दूसरा फोर्स जो इधर काम कर रहा है, तो जब हम इस चार्ज को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कम होने से क्या होगा? F2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि ये नेट फोर्स इस चार्ज को फिर से अपनी जगह ले आएगा, यानी कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें नेट फोर्स तो ज़ीरो होता ही है, लेकिन अगर बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट कर दें और बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ले तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि F2 तो बढ़ रहा है, F1 छोटा है, तो क्या होगा? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि ये बॉडी फिर से ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, यानी सेम नेचर के हैं, और थर्ड चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। अब देखिए अगर हम ये देखें कि ये चार्ज, थर्ड चार्ज Q0 जो है, इसको हम नेगेटिव ले। देखिए अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे, दिस इज +q, दिस इज 4q एंड दिस इज -Q0। अब क्या होगा? ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F1, ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F2। अब देखिए अगर हम इस चार्ज को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? F2, देखिए F1 जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। F1 कम हो जाएगा, क्योंकि F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/x²।
देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, f1 कम हो जाएगा। जब f1 कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, f2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब f2 की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि इस कंडीशन में f2 इज ग्रेटर देन f1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब ये चार्ज यहाँ ना रुककर अपनी जगह से हट जाएगा, यानी कि फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। अब आपकी समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और उनके बीच हम कोई तीसरा चार्ज रख रहे हैं, तो पहली बात कि वो चार्ज दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अंदर होगा, और अगर वो चार्ज पॉजिटिव है यानी कि सेम नेचर का ही है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। और अगर वो चार्ज अपोजिट नेचर का है यानी कि Q0 नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि अ चार्ज कैपिटल Q, एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको हम दो स्मॉल स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये दो स्फीयर हैं, इन पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए एक पर चार्ज Q हो गया तो दूसरे पर चार्ज हो गया Q माइनस एक्स। क्वेश्चन हमारा क्या है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड on two small sphere this and this, and these are separated by a certain distance r. What should be the charge on each sphere so that the force acting between them is maximum? What should be the value of the charge on each sphere so that the force acting between them becomes maximum। यानी कि इस चार्ज Q को हम इन दो स्फीयर पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस r पर रखने से उनके बीच लगने वाली फोर्स कैसी हो जाए, मैक्सिमम। अब देखिए अब हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0। इस पर चार्ज कितना है, Q, और उस पर चार्ज है दूसरे पर Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम 4πε0 को K लिए लेते हैं, कांस्टेंट K लिया हमने, K दिस इज कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दैट इज F। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब डिफरेंशिएट हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या है, Q, क्योंकि कैपिटल Q तो कांस्टेंट है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dF बाई dQ। अब देखिए K कांस्टेंट, R स्क्वायर कांस्टेंट, तो K बाई R स्क्वायर ऐसी रहेगा।
क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल क्यू ऐसे ही रहा, क्यू का डिफरेंशियल 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल 2q। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा df by dq दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2q। ये पूरा फैक्टर इधर जाके 0 बन जाएगा, तो कैपिटल Q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, कैपिटल Q बराबर 2q। तो Q की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई, Q की वैल्यू आई कैपिटल Q बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, पहले स्फीयर पर चार्ज कितना आया, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q बाई 2। पहले स्फीयर पर चार्ज कितना था, प्लस Q, और प्लस Q की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल Q बाई 2। चार्ज ऑन सेकंड, दिस इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, कैपिटल Q माइनस Q बाई 2, दिस इज Q बाई 2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दोनों पर यानी दोनों स्फीयर पर अगर इक्वल चार्ज होगा, तो इस कंडीशन में उनके बीच लगने वाली फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हम आपको तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दैट इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए यहां चार्ज है +2 ESU, दिस इज 16 ESU, दिस इज -25 ESU, and this is -9 ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्टैट कूलम और फ्रैंकलिन। तो जब हम चार्ज को स्टैट कूलम के अंदर लेते हैं तो दैट इज द CGS यूनिट। इस कंडीशन में डिस्टेंस हमें काय में लेना होता है, सेंटीमीटर में, फोर्स काय में आता है, डाइन में। सपोज ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस आपकी 3 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल A B C D। अब देखिए इस पर ये चार्ज पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स कहलाएगी FAD। अब ये चार्ज नेगेटिव है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज FAC। ये चार्ज भी नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज FAB। अब देखिए यहाँ 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, लेट द रिजल्टेंट फोर्स बी F विच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर होगा, FAD प्लस ये वर्टिकल है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सपोज दिस एंगल इज एल्फा, ये आ जाएगा आपका FAC cos एल्फा। अब देखिए FAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FAD की वैल्यू हो जाएगी, देखिए टाइम लगभग पूरा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर वीडियो आप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है फिज़िक्स इम्प्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे।